आसिम फारूकी, हरदोई धमाल चैनल से आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज जिस शख्सियत से मैं आप सबकी मुलाकात करवाने के लिए आया हूँ वो किसी उस चीज़ के मोहताज नहीं कि उनके बारे में कुछ बताया जाए, बल्कि उनके अंदर इतनी खासियत है, इतनी खूबियाँ हैं कि जब हम आपकी मुलाकात उनसे करवाएंगे तो आप खुद देखेंगे। हरदोई से लेकर दिल्ली और उसके बाद बम्बई, टेलीविज़न, फिल्म और डिजिटल दुनिया में, यहाँ तक कि मीडिया में भी उन्होंने अपना काफ़ी नाम और शोहरत हासिल की है। मैं मुलाकात करवाता हूँ आपकी खालिद हाशमी साहब से, जो मेरे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सब दर्शकों को भी आपके आदाब। तो खालिद साहब, ये बताइए कि आप जब पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते आपके जहन में ये ख्याल आया था कि कभी कि फिल्मी दुनिया में आप पहुँचेंगे या मीडिया में आप पहुँचेंगे? कभी नहीं। अगर आप पूछें मुझसे तो जैसा होता है, मैंने कक्षा 7 में गंगा देवी में जब मैं पढ़ता था तो मैंने पहली बार अपनी एक कविता लिखी थी, जो मुझे नहीं मालूम था कि उस कविता का क्या मतलब है। वो कविता थी जो मेरी लाइफ की पहली कविता थी। इसी लाल किले में रहता था एक ज़फ़र, ख़त्म हुआ था रंगून में जिसका सफ़र, खो गई है गुमनामी में जिसकी खबर, है कि आज दिल्ली को खुद इसकी खबर। खुद खुर्रम ने प्यार की नदियाँ थी यहाँ बहाई, यहीं हुई थी शहनवाज सहगल और हिल्लन पर सुनवाई। क्या ये वही लाल किला है जिसे देखकर आज फूट पड़ती है बुलाई? तो ये मैंने कक्षा 7 में गंगा देवी में लिखी थी और ये मेरा पहला क्रिएटिव एक्सप्रेशन था। और फिर कक्षा 7 और कक्षा 8 में गंगा देवी में रहते हुए हमने अपनी ज़िंदगी के पहले 2 नाटक लिखे थे। एक नाटक था ट्यूशन ट्यूशन ट्यूशन, जो ट्यूशन पे एक प्रहार था, और एक नाटक जो था वो बच्चों का माता पिता के साथ संबंधों पर था, जो लिखे थे, डायरेक्ट किए थे और एक्टिंग भी की थी। उसके बाद 10वीं में गंगा देवी में पहली बार गीत गाया था, और उसके बाद 11वीं 12वीं में तो ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद भी काफ़ी अरसे तक कुछ नहीं था। तो ऐसा जब कुछ था ही नहीं तो सोच कहाँ से आती? तो ऐसी कोई सोच नहीं थी। अच्छा, आपको एक्टिंग का भी शौक था कि खाली राइटिंग का ही शौक? नहीं, मैं कहूँगा अब वो ऊपर वाले की कृपा ये रही कि उसने हर काम करवा लिया, लिखवा भी लिया, बुलवा भी लिया, गवा भी लिया, संगीत भी बनवा लिया, सब करवा लिया। तो उसने एक्टिंग भी करवाई थी नाटक में, और मतलब वो जो दोनों नाटक थे कक्षा 7 और 8 के, दोनों में मैंने एक्टिंग की थी। उसके बाद जब मतलब उसके बाद कभी एक्टिंग तो नहीं की। उसके बाद जब यहाँ पर प्रतिबिंब ने जो नाटक किया था बोलो बोधिवृक्ष, उसमें हमने एक गीत लिखा था और कंपोज किया था और गाया था। तो उसमें योगेश पाठक जी जो निर्देशक आए थे, उन्होंने मुझे एक बोधिवृक्ष के रूप में उसमें इस्तेमाल किया था, जिसने लाइव गाया था। लेकिन उससे पहले और उसके बाद मुझे कभी एक्टिंग की इच्छा नहीं थी। लेकिन जब लिखत होती है तो जब पढ़ के सुनाते हैं तो अभी तक मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि आपको एक्टिंग करनी चाहिए। अभी कुछ अर्सा पहले मुंबई में हमारे दोस्त डायरेक्टर, एक पर्टिकुलर रोल था, उन्होंने कहा ये तो आपसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, हमारा लिखा हुआ था, और वो पीछे पड़ गए। मैंने कहा भाई मैं नहीं करूँगा। उसके बाद उन्होंने मुझे 2 रोल और भी ऑफर कर दिए, लेकिन एक्टिंग मेरा कभी शौक नहीं था। दिल्ली पहुँचने के बाद मीडिया में आप जुड़े, तो किस चैनल पे? नहीं, मेरी ज़िंदगी की मेरी शुरुआत तो जी टीवी से है। जी टीवी से। और अभी जब आप मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया का मतलब आमतौर पर न्यूज़ समझा जाता है, न्यूज़ चैनल से। तो अगर मैं न्यूज़ चैनल्स कहूँ तो उस वक्त कोई न्यूज़ चैनल नहीं था। 94 में जब मैं यहाँ से दिल्ली गया हूँ तो सॉरी, सिर्फ जी टीवी था और दूरदर्शन था। तो जो मेरी मीडिया में जो शुरुआत है वो 20 अक्टूबर 1994 को रजत शर्मा जी, जो मेरे राज्य मेंटर गुरु बड़े भाई हैं, उनके प्रोग्राम आपकी अदालत में मेरा पहला जो काम था वो एज ए रिसर्चर था। और एक और प्रोग्राम आता था जी टीवी पर, ये दोनों प्रोग्राम जी टीवी पे थे, इनसाइट, उसमें मैं रिपोर्टर था। उसके बाद तकदीर होती है, जब वक्त होता है तो सही वक्त पे आप सही जगह पहुंच जाते हैं। टैलेंट तो ठीक है, वो सभी में होता है। तो फिर मार्च 1995 में 13 मार्च को जी ग्रुप ने, जी न्यूज़ कहना ठीक नहीं क्योंकि उस पर कोई जी न्यूज़ नाम की चीज़ नहीं थी, तो जी टीवी ने द न्यूज़ नाम से, जी न्यूज़ की जो पहली न्यूज़ थी वो जी टीवी पर रात को 10 बजे लॉन्च की। और उसकी जो बेसिक कोर टीम थी, 15, 20, 25 लोग जो हम लोग थे, जिनको रजत जी ने कहा था कि तुम सब लोग एक दिन पायनियर्स कहलाओगे, तो उस टीम ने
जी टीवी पर जी न्यूज़ को लॉन्च किया था। और उसके बाद फिर मैं 96 में मुंबई ट्रांसफ़र होकर चला गया, पहला ब्यूरो चीफ बन के। और उसके बाद फिर बहुत सारे चैनल्स आते गए, तो अगर आप मुझसे बाद में पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि और किन चैनल्स के साथ वास्ता रहा, लेकिन शुरुआत वही थी। बॉम्बे पहुंचने के बाद आपने बहुत से सीरियल की कहानी भी लिखी, तो सबसे ज़्यादा मशहूर कौन सी लिखी हुई आपकी कहानी हुई, कौन सा सीरियल ज़्यादा पसंद किया गया? हाँ, वो कहानी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसको इंटरटेनमेंट की लैंग्वेज में वहाँ 3 डिपार्टमेंट होते हैं, ब्रॉड स्टोरी, एपिसोडिक स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स। तो जब घूमते घामते जब उस दुनिया में पहुँचे, और बहुत जल्दी पहुँच गए थे, इनफैक्ट 98 में ही हमारा पहला टीवी सीरियल एज अ राइटर आ गया था, सॉरी। तो उसमें लिखने में मतलब कॉन्सेप्ट एक होता है, ओवरऑल नई कहानी, उसको कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो वो भी लिखा है, ब्रॉड स्टोरी भी लिखी गई है, एपिसोडिक भी लिखी है, स्क्रीन प्ले भी लिखा है। डायलॉग्स हालांकि मैं थिएटर में लिखता था और अभी लिख रहा हूँ, लेकिन डायलॉग मैंने कम लिखे, यानी डायलॉग्स भी लिखे हैं। तो वो कुल मिला करके मुझे लगता है वो 40-50 सीरियल्स होंगे हमारे हिस्से में। वो एक जर्नी होती है हर चीज़ की, तो वो शुरुआत थी, फिर वो बढ़ी। तो उसमें लगभग मुंबई के लगभग हर टेलीविज़न प्रोडक्शन हाउस के साथ हमने काम किया हो, चाहे बालाजी हो या कोई भी हो, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, या सारे ही चैनल्स पर हमारे शोज आते रहे जाते रहे। अब अगर मैं कुछ को याद करूं तो मुझे तो सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो हमारी ज़िंदगी का पहला ही शो था, जो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पे आता था, हीना, जो उस वक्त नंबर 1 शो था। तो उसका स्क्रीन प्ले हम समीदा खालिद लिखते थे। और उसके बाद अनगिनत शोज़ हैं, 40-50, तो याद करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं अगर कहूँ तो मुझे ज़ाती तौर पर, जैसे बालाजी के हमने करीब 9 या 10 सीरियल लिखे हैं। तो उसमें दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था कसम, वो बहुत पॉपुलर था, वो मुझे अक्सर याद आता है। उसके अलावा पॉपुलैरिटी में हमने कहानी घर घर की भी लिखा हुआ है, वो तो सभी ने देखा हुआ है उस वक्त, और क़यामत भी लिखा हुआ है बालाजी का, और के स्ट्रीट पाली हिल भी लिखा हुआ है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे एक और सीरियल बड़ा पसंद है, वो संजय खान साहब दूरदर्शन के लिए बनाते थे, वो अभी भी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। उसका नाम है 1857 क्रांति, क्योंकि उसमें बहुत काम करने के लिए अलग अलग तरह का मौका मिला था। तो वो सीरियल भी बहुत अच्छा था। और उसके अलावा मुझे जो चीज़ें और याद आती हैं, अगर मैं टेलीविज़न में राइटिंग में कहूँ, सिर्फ मैं एज ए राइटर बता रहा हूँ, तो हमने सारेगामा, TVS सारेगामा जो जी टीवी का है, वो डे 1 से, मतलब जब वो शुरू हुआ था 95 में, तब से मैंने उसमें डिफरेंट पोजीशंस में काम किया, रिसर्च भी की, मैंने उसको लिखा भी, और मैंने उसको ओवरऑल क्रिएटिव डायरेक्शन भी उसका किया। और अंताक्षरी, ये दोनों प्रोग्राम्स का भी एक अपना मज़ा था। तो अगर आप देखें, ये अलग अलग तरह के हैं। और भी अनगिनत शोज़ हैं, मुझे याद करने पड़ेंगे। जी टीवी पे भी शोज़ हैं, जैसे उसमें एक शो था दुल्हन, वो बहुत अच्छा शो था जी टीवी का। और स्टार प्लस का एक शो था मेरी आवाज़ को मिल गई रोशनी, वो बहुत अच्छा शो था। उसके अलावा हमने पाकिस्तान के टेलीविज़न के लिए भी शो लिखा है, जो दुबई में शूट हुआ है, और हमने इंडोनेशिया के लिए भी लिखा है वहाँ जा करके। तो वो तो आप देख सकते हैं, वो लंबी जर्नी है। जितने याद आए मैंने 2-4 आपको बता दिए, पर वो 40-50 शोज़ हैं। तो दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारे छोटे भाई भी हैं, खालिद हाशमी साहब, और हमारे और उनके शौक़ मिलते जुलते हैं, एक ही जैसे। लेकिन किस्मत, कहते नहीं कि किस्मत अगर आपकी बुलंद है तो आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि बैठे रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, लेकिन आदमी की ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात होते हैं कि आदमी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। उन्हीं में मैं बदकिस्मत आदमी हूँ कि मैं हरदोई में पड़ा रहा। नहीं, मैं आपको बताऊँ, मैं मतलब इस बात को बिल्कुल स्वीकारना चाहूँगा, अभी चूँकि ये इंटरव्यू है, कि मैं आपको बताऊँ, आसिम भाई वो टैलेंट हैं जिनको हमने बचपन से देखा, और टैलेंट में आसिम भाई का टैलेंट किसी से कम नहीं था। मतलब मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर आसिम भाई सही वक्त पे सही सिचुएशन में फिल्म इंडस्ट्री में पहुँच जाते, तो फिल्म इंडस्ट्री में आप सब उनको जानते, फिल्म इंडस्ट्री के तौर पर। ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जिस तरह का उनमें टैलेंट था, बस वो वक्त की बात होती है, वो सिचुएशन अलग थी, वो दौर अलग था। और ऐसा नहीं है कि हाँ, तकदीर बहुत बड़ी चीज़ है, मेहनत ठीक है, चाहिए, टैलेंट चाहिए, तकदीर और एक अजीब सी हिम्मत चाहिए आपके अंदर एक पानी में कूद पड़ने की, और एक जुनून सा, वो तो आता ही है, क्योंकि शुरुआत में बहुत सारी अड़चनें होती हैं, लेकिन बहुत अच्छी सोच। मैं बताऊं आसिम भाई, आपको टैलेंट के साथ अगर बहुत अच्छा दिमाग नहीं है,
जिसको कहते हैं इंटेलिजेंस नहीं है, कि आपको मालूम हो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुनासिब है, क्या नामुनासिब है, क्या स्टेप लेने से ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, क्या लेने से बन सकती है। और आसिम भाई जैसे तमाम किरदार जो हैं, हम जैसे लोगों की ज़िंदगी के माइलस्टोन हैं, इंस्पिरेशन हैं। आसिम भाई हैं, एक और सज्जन थे, मैं आज उनका नाम लेना चाहूँगा, दिवाकर, जो एक ज़माने में हरदोई में नाटक करते थे हमारे। आज मुझे नहीं मालूम वो कहाँ हैं, लेकिन जो भी वो नाटक करते थे हम लोग देखते थे। वो अलग तरह के नाटक थे और हम लोगों ने जब नाटक किए वो अलग नाटक थे, लेकिन कम से कम उन नाटक को देखकर हिम्मत पैदा होती थी। अरुणेश वाजपेयी जी, अनिल श्रीवास्तव जी, प्रतिबिंब का मंच, हम लोग एक साल इंतजार करते थे, एक साल का मंच, उसका जो योगदान है और जो अहम रोल है, अखिलेश वाजपेयी जी, उनका प्रश्न मंच, गंगा देवी इंटर कॉलेज जैसा कॉलेज, वहाँ के बाबू राधाकांत सक्सेना, रफ़ी अहमद किदवाई इंटर कॉलेज का फंक्शन जो उस ज़माने में होता था 18 फरवरी को, और 3 महीने उसकी तैयारी होती थी। ओरिजिनल नाटक, ओरिजिनल गीत, ओरिजिनल म्यूजिक, मकबूल साहब, नरेंद्र बहादुर सक्सेना, राम बाबू शर्मा जी, उनको सबको देख कर हरदोई का महोत्सव, इन सब चीज़ों ने इस टैलेंट को बढ़ावा दिया है जो इसी शहर में था। ये कहीं बाहर से इम्पोर्ट होके नहीं आया। और अगर ये हो तो तमाम लड़कों में टैलेंट को रास्ता मिल सकता है। सही बात है। कोई ऐसी संस्था एक होना चाहिए खालिद भाई, आप भी कोशिश अगर करें उन बच्चों के लिए जिनके अंदर टैलेंट है और कुछ करना चाहते हैं, तो अगर कोई इस टाइप की संस्था हरदोई में खुल जाए तो बच्चे ट्रेनिंग भी लें और आगे भी बढ़ के तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। और संस्थाएं तो देखिए हैं ही, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग संस्थाएं भी हैं, प्रतिबिंब भी मौजूद है। बस उसको अलग अलग लोगों को, जब भी मुझसे लोग मिलते हैं तो मैं उन्हें बताता भी हूँ क्या क्या किया जा सकता है। और शायद आने वाले वक्त में मैं भी कुछ ऑनलाइन के तरीके से तो लोगों से जुड़ ही सकता हूँ। मैं कई बार सोच चुका हूँ कि एक वीकली क्लास शुरू कर दूँ, जिससे जो भी बात करना चाहे, जो आर्टिस्ट हो। और वैसे भी आसिम भाई, मेरे पास लोग आते रहते हैं पिछले 20-25 साल से लगातार, यहाँ से लेकर दिल्ली से लेकर मुंबई का, और यहाँ भी। और जो भी कभी आया है, किसी ने भी मुझे फ़ोन किया है या फेसबुक पे लिखा, तो मैंने हर बार उसको स्वागत किया है, उसके ऊपर पूरा वक्त लिखा है। अभी परसों शाहजहानपुर से एक लड़का आया था, तो हमने 2.5 घंटा उसके साथ वक्त रखा, तो ये सिलसिला तो चलता है। अच्छा खालिद भाई, के अंदर एक ख़ास क्वालिटी ये है कि राइटर तो है ही बहुत अच्छे, रिपोर्टर भी बहुत अच्छे हैं और सिंगर भी बहुत अच्छे हैं। ये तो कोई 2 लाइन सुना दें जो आपको पसंद हो। हाँ देखिए, असल में मैं आपको सीक्रेट बताऊं, जब मैं यहाँ से जाने का फैसला कर रहा था तो एक तरफ पढ़ाई थी और मेरा एकेडमिक करियर था, वो बहुत अच्छा था। जब ऐसा नहीं था कि भाई बैक बेंचर थे, टॉपर भी थे, नंबर भी बड़े अच्छे आते थे। तो हमारे दोस्त राहुल कहते थे, भाई तुम IAS के अपियर हो, तुम 100% पार कर जाओगे, और IAS नहीं भी हुआ तो PCS तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। ऐसी बातें थी, दोस्तों का ही विश्वास था। लेकिन वो उसी दौर में कलात्मक अभिव्यक्ति भी शुरू हो गई थी, तो ये फैसला करना बड़ा मुश्किल था कि इधर या इधर। और उसमें क्या था, जितने भी यहाँ नाटक लिखे थे और उससे पहले भी, तो उसमें क्या था, लिखत भी थी, उसका प्रोडक्शन भी था, उसमें म्यूज़िक ज़रूर होता था हर नाटक में, उसमें गीत भी होते थे, वो हम गाते भी थे, कभी कभी ओरिजिनल भी होते थे। एक नाटक था अल्फ़ा से ओमेगा तक प्रतिबिंब में, जो बच्चों का नाटक जो मैंने डायरेक्ट किया था, उसमें 8 गाने थे। और मैं आपको बताऊं, उनमें से 8 गानों में से 7 गाने आज एक अलग तरह से मेरे काम आ रहे हैं, किसी फिल्म की स्क्रिप्ट में। वो गाने इतने अच्छे थे, तो गाने तो गाते थे। और हाँ, मैं एक नाम लेना भूल गया, दोस्त जो हों, ये जो आप पीछे पेंटिंग देख रहे हैं मधुबाला की, फोटोग्राफ जो है, ये हमारे सबसे करीबी दोस्त मुकुल अस्थाना, तो राहुल, दूसरे मुकुल अस्थाना, और भी जो हमारे पढ़ाई के दोस्त हैं वो तो हैं ही, मोहल्ले के दोस्त जो हैं डॉक्टर नसीम और तमाम और लोग हैं, नूरुद्दीन और भी लोग। तो ये मुझे मुकुल ने दी थी, मैंने मुकुल से छीन ली थी कि भाई मुझे लाओ मधुबाला। और मुकुल जब मुझे मिलते थे तो मुकुल मुझे किताब देते थे। आज भी जब वो मुझे दिल्ली में मिलेगा तो वो मुझे कहेगा, ये लो किताब तो। तो जब दोस्त किताब देने वाला दोस्त होगा तो उसकी ज़िंदगी में बदलाव आना ही है। तो मुकुल के घर में मैंने पहली बार एक फिल्मी गाना गाया था, और उससे पहले गंगा देवी में गाया था। और तो उसके बाद गाना तो गाता रहा। तो मैं सिंगर और म्यूजिशियन हूँ, कंपोज़र भी हूँ। तो अगर आप 2 लाइन सुनना चाहें तो मैं आपको फिल्मी गाना सुनाता हूँ। और तो मैं आपको एक फिल्मी गाना सुनाता हूँ, 2 लाइन ही सुनाऊँगा। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी।
तुम हंसी हो, तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे। मैं जो मरता हूँ तो क्या और भी मरते होंगे। सबकी आंखों में इसी शौक का तूफान होगा, सबके सीने में यही दर्द उभरते होंगे। तुम जो मुझसे ना निभाओ, तुम जो मुझसे ना निभाओ, तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। किसी दुश्मन से निभाओगी तो मुश्किल होगी। ये साहिर साहब का गाना है, रोशन साहब का म्यूजिक है, और पिक्चर मुझे लगता है दिल ही तो है, राज कपूर की है। तो ये आप देख रहे हैं कि हरदोई में टैलेंट की कमी कहीं पर से नहीं है। हरदोई कभी नहीं, टैलेंट से भरा हुआ है, अभी भी नहीं है। हर तरफ टैलेंट है। तो और साद फारूकी, वो साद फारूकी बिलग्रामी, साद बिलग्रामी, उसके बारे में आपकी क्या भविष्यवाणी है कि आगे क्या कर सकता है वो? नहीं, अच्छा, साद बिलग्रामी का इंटरव्यू आप मेरे ख्याल कर चुके हैं हरदोई धमाल पे। हाँ। तो आपके दर्शक उनसे वाकिफ हैं। नहीं, मैं साद बिलग्रामी के बारे में मैं आपको दूसरे तरह से बताऊंगा। भविष्यवाणी तो खैर ऊपर वाला ईश्वर करता है, तो मैं भविष्यवाणी तो क्या करूं। एक 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 पैटर्न होता है जिंदगी में, एक आंख होती है, देखते देखते लोगों को, लड़के लड़कियों को एक नज़र पैदा हो जाती है कि इसमें ये बात है या इसमें ये बात नहीं है। वो कई बार आप बता देते हैं, कई बार नहीं बताते हैं। तो ये लड़का दूर का मेरा रिश्तेदार भी है, लेकिन अजीब बात यह है कि वो मुझसे रिश्तेदारी में कभी नहीं मिला। वो खैराबाद में रहता था जी। और उसने मुझे फेसबुक के ज़रिए ढूंढा। उसमें वो कंसिस्टेंसी थी कि उसने मुझे फॉलो किया, पीछा किया, और फाइनली वो मुझे मिलने आया। तो मैंने उससे कहा दिखाओ। उसने मुझे एक फ़िल्म दिखाई जो उसने मोबाइल पे शूट की थी, जिसका नाम था गैंग्स ऑफ बिलग्राम। बिलग्राम में ही बनाई थी। हाँ, बच्चों के साथ। तो जब मैंने देखी, और मैं आज भी, मैं आपको बताऊं, मैं हरदोई की हर चीज़ पर नज़र रखता हूँ, खासतौर से क्रिएटिव टैलेंट। अगर कोई आदमी गाना गाता है, कोई फिल्म बनाता है, तो मैं चुपचाप जाके फेसबुक पे देख लेता हूँ और उसको रीड करता हूँ कैसा बनाया है, क्योंकि इससे अंदाज़ा लगता है कि टैलेंट कहाँ पहुँच रहा है। तो जब इस लड़के ने मुझे वो फिल्म दिखाई, जाहिर सी बात है कच्ची थी, लेकिन कच्चापन होगा ही जब आप बिलग्राम या हरदोई में कोई चीज़ शूट करेंगे और मोबाइल कैमरे पे शूट करेंगे। बट बात ये थी कि उसके अंदर 15-20 लोगों ने एक्टिंग की थी, उसमें शॉट्स थे, उसकी एक स्क्रिप्ट थी, एक कहानी थी, एक कच्चापन था। लेकिन हरदोई में रहते हुए अगर कोई आदमी या खैराबाद में रहकर इस तरह की चीज़ बना सकता है, तो मैं उसको देख के समझ गया था कि इसमें बेसिक जो रिक्वायरमेंट ऑफ द टैलेंट है वो अवेलेबल है। उसके बाद मैं किसी से तो कहता नहीं कभी कि मुंबई आ जाओ या दिल्ली आ जाओ, वो आदमी का ज़ाती फैसला होता है। पर वो आया और उसके बाद वो लगातार मेरे छोटे भाई की तरह है। लेकिन उसकी ख़ास बात ये है, आसिम भाई, मैं आपको बताऊं कि वो बहुत अच्छा लर्नर है, वो बहुत विनम्र लड़का है, वो बहुत ही सेंसिटिव और अवेयर है। उसको मालूम है कि मुझे अंग्रेज़ी बोलना सीखना पड़ेगा तो मैं सीखूँगा। उसे मालूम है कि मुझे अपना लहजा, अपना तौर तरीक़ा बदलना पड़ेगा। उसको मालूम है कि मुझे हर गुणी व्यक्ति के साथ जब मैं बैठूं तो मुझे कुछ लेना पड़ेगा। उसको मालूम है कि मैं किसी की भी सुन रहा हूं तो मुझे हर काम की बात के लिए गुणी बन के रहना है। उसमें लिहाज बहुत है, तहजीब बहुत है, तमीज़ बहुत है, रिस्पेक्ट बहुत प्यार भी करता है, बहुत चाहता है। मैं भी उसे उतना ही प्यार करता हूँ। रात के 1:30 बजे एक दिन उसने फ़ोन किया तो 1 घंटा 45 मिनट हमने उससे बात की, और मैंने कहा कि साथ इतनी देर तो मैंने माँ से कभी बात नहीं की। वो आप शेयर उसी के साथ करते हैं जो शेयर करने के लिए आपको इंस्पायर करता है। उस लड़के में इतनी सलाहियत है कि वो मुझे इंस्पायर करता है कि मैं उसके साथ बात करूँ। लेकिन उस लड़के ने मुझसे आज तक ये नहीं कहा कि मुझे इससे मिलवा दीजिए, वो कहता है आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मुझे विजडम दीजिए, आप मुझे रास्ता दिखाइए, आप मुझे मेरे रास्ते पर रोशनी डालिए। और वो लड़का इतना अच्छा कर रहा है। वो RVCJ में उसने काम किया, डिजिटल में उसने बहुत अच्छी सीरीज़ कर ली हैं, वो उसने TVF में काम कर लिया है, उसने फिल्म में खुदा के लिए खुदा हाफिज़ में काम किया है। विद्युत जामवाल ने उसको नाम लेकर के स्टेज पे बुलाया। तो मैंने कहा देखो, विद्युत जामवाल को भी दिख गया है। अभी वो हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग करके आया है, साउथ की शायद कोई बन रही है, जो कुमार मंगत प्रोड्यूस कर रहे हैं। कुमार मंगत वो आदमी है जो अजय देवगन के लिए फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, उनके एक्स मैनेजर हैं। और आज भी वो लड़का अगर मुझे मैसेज करेगा तो मैं उससे कहता हूँ साथ बुरा मत मान जाना, अगर बेटा कभी मैं रिवर्ट ना कर पाऊँ। वो बुरा नहीं मानता, इतना बिजी शेड्यूल रहता है। मेरी ज़रूरत है 1 बार 2 बार 5 बार, आप मजबूर हो जाएंगे उसकी शिद्दत को देखकर, उसकी सच्चाई और उसकी इंटेंसिटी को देखकर कि आप वक्त निकाल के उससे मिलेंगे।
तो इस लड़के का भविष्य इसलिए नहीं कि मेरी कोई भविष्यवाणी है, हाँ। इसलिए कि अगर ऐसा कोई भी लड़का होगा आसिम भाई, भविष्यवाणी नहीं है, ये सच्चाई है जिंदगी की, अगर ऐसा लड़का कोई भी होगा, वो हरदोई से हो, खैराबाद से हो, बिलग्राम से हो, सांडी से हो, जिसमें इस तरह की सलाहियत होगी, तो वो लड़का जिंदगी में आगे कहीं ना कहीं पहुंचेगा ही। और मैं उसमें अक्सर अपना एक अक्स देखता हूँ कि मैं जब छोटा था तो कैसा था। मुझे लगता है बस अच्छा, मैंने जब उसका इंटरव्यू लिया तो कहने लगा कि आप हम गुरु मानते हैं, आपसे बहुत कुछ मैंने सीखा। हमने कभी तुम हमारे साथ रहे नहीं तो सीखा कैसे? तो आपको देख देख के सीखा तो मैंने। एकलव्य ने द्रोणाचार्य से कैसे सीखा, और कर्ण ने भगवान परशुराम से कैसे सीखा, और तमाम गुरुओं से। अगर उसमें जाएंगे आसिम भाई, तो मैं तो इस शहर में कितनों को गुरु मानता हूँ। तो राम बाबू शर्मा जी भी मेरे लिए गुरु हैं, क्योंकि जब वो नाटक लिख के करते थे तो मैं वो नाटक देख रहा था। मकबूल साहब से मैंने कभी सीखा नहीं, लेकिन मकबूल साहब का गीत कि अरहर के ख्यातन में आई गई फलियां छमक छमक चमने, उस्मान भाई जब उनको मैं डांस करते देखता था तो वो गुरु ही हुए। जब अनिल भाई साहब कुछ पेंटिंग बनाते थे तो वो गुरु हुए। और मेरे घर और परिवार का तो खैर उसमें बहुत बड़ा रोल है। हमारे पापा, मेरी माँ, मेरे फादर, मेरी बहन, मेरे बचपन के टीचर झरना दीदी, मैं किस किस का नाम लूँ, बाल विहार की टीचर झरना दीदी, शोभा दीदी, जरीना दीदी, सईदा दीदी, मुझे हर टीचर का नाम याद है। हमारी प्रिंसिपल रंजना मैम, सुधा बहादुर मैम, जौहरी मैम, मुझे सबके नाम याद है। बाबू राधाकांत सक्सेना, निर्मल मिश्रा दीदी, गंगा देवी की, शंभूदत्त दीक्षित, जो डिबेट, हर गुरु का एहसान है। जो पढ़ाई के गुरु हैं तमाम, एल श्रीवास्तव जी, श्यामलाल जी के नाम खत्म, हमारे जमुना प्रसाद तिवारी जी जो बालिहार जो जरूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह नए फनकारों के साथ आपकी मुलाकात हरदोई धमाल चैनल पर हम करवाते रहेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आदाब।